आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे, जिसमें मैं आप लोगों से NHPC की प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करा रहा हूँ। तो ये नया क्वेश्चन सेट है और इसमें क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करते हैं। द रिएक्शन एंड बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट ए ऑफ कैंटिलीवर बीम आर। तो पॉइंट ए पे फिक्स्ड पॉइंट पे क्या पूछ रहा है, बेंडिंग मोमेंट और शियर फोर्स। तो शियर फोर्स के लिए आपको क्या करना है, ये तीनों फोर्सेस को ऐड कर देना। तो कितना हो जाएगा, ये 30 हो जाएगा, ठीक है। और बेंडिंग मोमेंट के लिए क्या करना है, 15 × 60 प्लस 5 × 3 प्लस 10 × 1, इसको ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 115 किलो न्यूटन पर मीटर। नेगेटिव इसलिए होगा क्योंकि ये हॉगिंग बेंडिंग मोमेंट है, इसलिए, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, द रेट ऑफ स्टीम जनरेशन इन वाटर ट्यूब बॉयलर इन कंपैरिजन टू फायर ट्यूब बॉयलर। तो स्टीम जनरेशन वाटर ट्यूब बॉयलर में ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू क्या है, फायर ट्यूब बॉयलर की तुलना में इसका ज़्यादा होता है स्टीम जनरेशन रेट। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, द प्रोसेस बाय विच एयर इनसाइड ए सेंट्रीफ्यूगल पंप इज रिमूव्ड एंड फील्ड विथ लिक्विड टू बी पंप इज कॉल्ड। जिस प्रोसेस से हम क्या करते हैं, एयर इनसाइड द सेंट्रीफ्यूगल पंप, सेंट्रीफ्यूगल पंप के अंदर से एयर निकालने के प्रोसेस को क्या कहते हैं, प्राइमिंग कहते हैं। और जो लोग गांव में रहते हैं उनको पता होगा कि पंपिंग सेट में सबसे पहले सेक्शन पाइप में पानी भरा रहता है, तो उसी प्रोसेस को क्या कहते हैं, प्राइमिंग कहते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, इफ मैकेनिकल एफिशिएंसी ऑफ फुलटन व्हील टर्बाइन इज 80% एंड इट्स हाइड्रोलिक एफिशिएंसी इज 85%, देन इट्स ओवरऑल एफिशिएंसी विल बी। ओवरऑल एफिशिएंसी कितनी होगी, 68% हो जाएगी। Now question number 5, if the velocity of flow at a particular point or at a section is not changed with respect to time, then this flow is known as। तो ये फ्लो क्या होगा, स्टडी फ्लो होगा। इसका कहने का मतलब ये है कि कहीं पाइप फ्लो हो रहा है तो किसी सेक्शन पे या फिर किसी पॉइंट पे अगर वेलोसिटी टाइम के साथ चेंज नहीं हो रहा है तो उस फ्लो को क्या कहेंगे, तो उस फ्लो को क्या कहेंगे, हम स्टडी फ्लो कहेंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, कंप्रेसर कैन डिलीवर मैक्सिमम थियोरेटिकल वॉल्यूम ऑफ एयर इज नोन एज। तो ये कितना होता है, ये सिलेंडर वॉल्यूम यहाँ से लेके ये टोटल जो वॉल्यूम होता है इसकी को क्या कहते हैं, स्वेप्ट वॉल्यूम, जो मैक्सिमम थियोरेटिकल वैल्यू होती है। इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं, π/4 d स्क्वायर इंटू एल। एल क्या है, लेंथ ऑफ स्ट्रोक है, डी इज द बोर डायमीटर है, तो इसको कैलकुलेट करने का फॉर्मूला यही होता है, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 7 क्या करें, इन एन आईसी इंजन द टाइप ऑफ लुब्रिकेशन सिस्टम यूज्ड फॉर बियरिंग इज मेनली। आईसी इंजन में कौन सा लुब्रिकेशन सिस्टम हम यूज़ करते हैं बियरिंग के लिए, तो इसमें क्या यूज़ करते हैं, हाइड्रोडायनेमिक लुब्रिकेशन सिस्टम यूज़ करते हैं, ठीक है। Now question number 8 क्या कह रहा है, the rate of change of momentum is equal to the applied force and it takes place in the direction of force is a statement of। तो इसका किसका स्टेटमेंट है, इम्पल्स मोमेंट ऑफ इक्वेशन का स्टेटमेंट है, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं, इन एन आइसेंट्रोपिक प्रोसेस द प्रेशर ऑफ मोनोएटॉमिक आइडियल गैस इंक्रीजेज बाई 0.5%, द वॉल्यूम विल बी इंक्रीज इन परसेंट बाई। और इसमें आपको दिया है टेक 0.995 की पावर 0.625 की वैल्यू कितनी होगी, 0.997। तो इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 0.3। क्या फॉर्मूला लगाएंगे, T2/T1 इज इक्वल टू P2/P1 की पावर गामा माइनस 1 बाई गामा इज इक्वल टू V1/V2 की पावर गामा माइनस 1। इस फॉर्मूले से सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा, 0.3। नाउ क्वेश्चन नंबर 10, इन बेल कॉलमैन साइकिल द रेफ्रिजरेशन इफेक्ट हैपेंस एट कांस्टेंट। तो बेल कॉलमैन साइकिल सबसे पहले बना देते हैं, ये होता है हमारा, ठीक है, TS डायग्राम बेल कॉलमैन साइकिल का। तो ये जो प्रोसेस होता है, ये और ये रिवर्सिबल एडियाबेटिक या फिर आइसेंट्रोपिक प्रोसेस होता है, और ये जो होते हैं इंक्लाइंड वाले, ये क्या होते हैं, कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस होते हैं। तो करेक्ट ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 11, फॉर ए फ्लूइड शियर स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, क्या होगा करेक्ट ऑप्शन, स्ट्रेन रेट। शियर स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू du/dy। तो du/dy को क्या कहते हैं, स्ट्रेन रेट कहते हैं, क्योंकि इसका du वेलोसिटी, u क्या है, वेलोसिटी है, y क्या है, डिस्टेंस है, ठीक है। करेक्ट ऑप्शन आपका 4 हो जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 12, ए क्लोज कंटेनर इज टर्म्ड एज बॉयलर इफ इट्स वॉल्यूम एक्सीड्स डैश लीटर। तो किसी कंटेनर का वॉल्यूम अगर 22.75 से ज़्यादा हो जाता है तो उसको हम क्या कह देते हैं, बॉयलर कहा जाएगा। अगर उससे कम होगा तो बॉयलर नहीं कहा जाएगा उसको, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 13, इन ए मल्टी सिलेंडर हैवी ड्यूटी इंजन मेनली डैश लुब्रिकेशन सिस्टम इज यूज्ड। तो हैवी ड्यूटी इंजन में हम क्या यूज़ करते हैं, प्रेशर फीड लुब्रिकेशन। करेक्ट ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। ये सब क्वेश्चन याद करने वाले हैं, कुछ डेरिवेशन नहीं है, कोई वो नहीं है, इसको डायरेक्टली आपको याद कर लेना, डायरेक्टली आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे ऐसे। ये हीट इंजन वर्क ऑन डुअल साइकिल इट कंटेन्स। तो जो भी हीट इंजन डुअल साइकिल पे वर्क करता है उसमें क्या होता है, 2 आइसेंट्रोपिक प्रोसेस होता है और 2 आइसोकोरिक प्रोसेस होता है, 1 आइसोबारिक प्रोसेस होता है। डुअल साइकिल में आपको बना के बता देता हूँ, ठीक है। ये PV डायग्राम हो गया इसका, और इस तरीके से इसका डायग्राम बनता है। ये इस एक्सिस पे P है, इस एक्सिस पे V है, ठीक है। 1 से 2 रिवर्सल एडियाटिक प्रोसेस है, 2 से 3 कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस है, 3 से 4 कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस है, और 4 से 5 जो है रिवर्सिबल एडियाबेटिक एक्सपेंशन है, और 5 से 1 जो है कांस्टेंट वॉल्यूम हीट रिजेक्शन है, ठीक है। ये आपका डुअल साइकिल का ग्राफ हो गया। नाउ क्वेश्चन नंबर 15, डैश बॉयलर इज एन एग्जांपल ऑफ वंस थ्रू बॉयलर।
तो ये कौन सा एग्जाम्पल, बेंसन बॉयलर। बेंसन बॉयलर किसका एग्जाम्पल है, वंस थ्रू, मतलब केवल इसमें एक ही ट्यूब होगा, या तो फायर ट्यूब एक होगा और या तो वाटर ट्यूब होगा। तो बेंसन बॉयलर एक एग्जाम्पल है थ्रू बॉयलर का। करेक्ट ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 16, ऑन टी एस डायग्राम कॉन्स्टेंट प्रेशर लाइन स्लो एक्सप्रेस्ड एज। तो सबसे पहले आपको मैं बता रहा हूँ कि कितना इसका होगा, कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। और इसका ग्राफ कैसे टी एस डायग्राम पे बनेगा, तो ऐसे होगा, ठीक है। और इसकी वैल्यू है टी बाई सी बी कॉन्स्टेंट प्रेशर के लिए, और अगर कॉन्स्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस के लिए पूछ रहा है तो ये कितना होगा, टी बाई सी बी, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 17, ट्रिपल टी कर्व्स आर। तो ये ट्रिपल टी कर्व्स क्या होते हैं, आइसोथर्मल कर्व्स होते हैं। करेक्ट ऑप्शन आपका सी हो गया। और मटेरियल साइंस का टॉपिक है, मटेरियल साइंस का टॉपिक है, ठीक है, ट्रिपल टी डायग्राम। नाउ क्वेश्चन नंबर 18, स्ट्रेन हैज डायमेंशन। अब आपसे पूछा है स्ट्रेन का डायमेंशन। तो स्ट्रेन आपको पता होगा क्या होता है, स्ट्रेन होता है चेंज इन लेंथ पर यूनिट लेंथ। तो चेंज इन लेंथ का यूनिट क्या होगा, मीटर या फिर जो भी होगा। तो फिर एल को किस यूनिट में लेंगे, उसी सेम यूनिट में, और ये क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, m0 l0 एंड t0, मतलब यूनिट लेस क्वांटिटी है क्या, स्ट्रेन। स्ट्रेन इज ए यूनिट लेस क्वांटिटी। नाउ क्वेश्चन नंबर 19 में पूछ रहा गामा आयरन हैज स्ट्रक्चर। तो एक मैं आपको ट्रिक बना देता हूँ, ठीक है। आयरन कार्बन डायग्राम में इस तरीके से एक आप बना लीजिएगा। यहाँ पे डेल्टा का अर्बन होता है और यहाँ पे गामा आयरन होता है, ये डेल्टा आयरन होगा, ये गामा आयरन और ये अल्फा आयरन होगा। तो यहाँ से बी एफ और बी, ये क्या होगा, बॉडी सेंटर्ड क्यूब। डेल्टा आयरन जो होता है वो बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक होता है, BCC होता है। और जो गामा आयरन होता है वो क्या होता है, FCC होता है। और फिर जो डेल्टा आयरन होता है वो भी BCC होता है, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 20, इसको आप लोग खुद सॉल्व कर लीजिएगा क्योंकि सॉल्व कराने में बहुत ज़्यादा टाइम जाएगा। तो आपको मैं बता देता हूँ कौन सा फार्मूला यूज़ होगा। तो इसमें फार्मूला क्या यूज़ होगा, वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी का फार्मूला तो 1 + c - c p हायर बाई p लोअर की पावर 1 बाई n। ये आपका वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी का फार्मूला। तो c क्या है, VC बाई VS को हम क्या कहते हैं, c। ये क्या होता है, क्लियरेंस रेशियो। तो इसे सॉल्व करेंगे तो आपका आ जाएगा क्या आंसर, 89.21 करेक्ट आंसर आ जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 21, व्हेन सॉलिडिफिकेशन स्टार्ट्स आयरन विल अपीयर इन डैश फॉर्म। जब भी सॉलिडिफिकेशन स्टार्ट होता है तो किस डेल्टा आयरन के फॉर्म में, अभी मैंने आपको बताया था ना, ये यहाँ पे डेल्टा होता है सबसे ऊपर, यहाँ पे होता है गामा आयरन और सबसे नीचे क्या होता है, अल्फा आयरन। तो क्या डेल्टा आयरन इनिशियली व्हेन सॉलिडिफिकेशन स्टार्ट आयरन विल अपीयर इन द डेल्टा फॉर्म। करेक्ट ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 22, ब्रेक थर्मल इफिशियंसी ऑफ 15 किलोवाट IC इंजन इज 30%। इफ द फ्यूल यूज्ड हैज CV, क्या CV का मतलब क्या, कैलोरीफिक वैल्यू 40 मेगाजूल पर केजी, देन फ्यूल कंजम्पशन रेट kg पर आवर में पूछा गया। तो यहाँ से एफिशिएंसी क्या होगा, मैकेनिकल ब्रेक थर्मल एफिशिएंसी क्या होता है, एफिशिएंसी ब्रेक थर्मल इज इक्वल टू ब्रेक पावर अपन क्या होता है, इंडिकेटेड पावर। इंडिकेटेड पावर क्या होता है, मास ऑफ फ्यूल कंज्यूम्ड इनटू सी कैलोरीफिक वैल्यू। इसको यहाँ पे पुट करके ब्रेक पावर को डिवाइड करेंगे, एफिशिएंसी आपका 30% दिया, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना MF की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4.5 kg पर आवर। करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 23, ड्यूरिंग सक्शन ऑफ एयर इन CI इंजन द प्रेशर इन सिलेंडर विल बी डैश एटमॉस्फेरिक। तो ये होता है आपको मान लीजिए सिलेंडर है, ठीक है। अभी पिस्टन आपका टॉप से डेड सेंटर पे है, तो यहाँ से जब ये इधर मूव करेगा तो यहाँ पे क्या होगा, सक्शन क्रिएट होगा। सक्शन क्रिएट होगा मतलब कि प्रेशर जो है एटमॉस्फेयर प्रेशर से कम होगा, जिससे कि बाहर से जो है चार्ज हमारा जिसको बर्न करना है वो एंटर करेगा। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा लेस देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 24, ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप वैल्यू डायरेक्टली याद कर लीजिएगा, U sin θ/g। ये होता है टाइम का फार्मूला। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा A4U/g। नाउ क्वेश्चन नंबर 25, इफ एन IC इंजन कंज्यूम्स फ्यूल एट द रेट ऑफ 1 ग्राम पर सेकेंड एंड इफ द एयर फ्यूल रेशियो फॉर इट इज 20, द मास फ्लो रेट ऑफ एग्जॉस्ट गैस इज इन ग्राम पर सेकेंड। तो ये करेक्ट हो जाएगा आपका, मान लीजिए 1 kg जो है फ्यूल कंज्यूम हो रहा है और जो एयर फ्यूल रेशियो कितना है 20, तो 20 + 1 कितना एग्जॉस्ट गैस निकलेगा, 21 ग्राम पर सेकेंड एग्जॉस्ट गैस निकलेगा। तो आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में और 25 क्वेश्चन मैं आप लोगों से डिस्कस करूँगा। ऐसे ही 25 क्वेश्चन करके मैं 4 वीडियोज में आपसे 100 क्वेश्चन जो है डिस्कस कर लूँगा। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज मैं आप लोगों के लिए लाया हूँ NHPC क्वेश्चन सेट का एक नया सीरीज, जिसमें पिछले वीडियो में मैंने क्वेश्चन नंबर 25 तक डिस्कस किया था। अभी क्वेश्चन नंबर 26 से डिस्कस कर रहा हूँ, ठीक है। तो क्वेश्चन में पूछ रहा है, इन एन आइसेंट्रोपिक प्रोसेस प्रेशर P ऑफ गैस वेरीज विथ टेम्परेचर एज ए रिलेशन लिया हुआ P = K T⁵/2 where K is a constant, the ratio of Cp/Cv
CP/CV की वैल्यू पूछ रहा है, तो यहाँ कितना हो जाएगा 5/3। करेक्ट ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 27, ये एक न्यूमेरिकल दिया हुआ है किससे, फ्लूइड मैकेनिक्स से। एब्सोल्यूट प्रेशर एट ए डेप्थ ऑफ 500 सेंटीमीटर बिलो द सरफेस ऑफ फ्लूइड ऑफ रिलेटिव डेंसिटी 0.85। तो यहाँ पे सबसे पहले गेज प्रेशर हम निकालेंगे। पी गेज कैसे निकलेगा, डेंसिटी ऑफ फ्लूइड कितना आ जाएगा 850 इंटू 9.81 इंटू हाइट कितना दिया हुआ है 5 मीटर। तो ये आपका हो गया रो, ये हो गया जी, ये हो गया एच। इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपका गेज प्रेशर आ गया। इसमें जब एटमॉस्फेरिक प्रेशर ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा एब्सोल्यूट प्रेशर। तो करेक्ट ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन 0.141 मेगा पास्कल। नाउ क्वेश्चन नंबर 28, मोर्से टेस्ट इज यूज्ड टू फाइंड। मोर्से टेस्ट क्या फाइंड करने के लिए किया जाता है, तो ये इंडिकेटेड पावर कैलकुलेट करने के लिए होता है। किस केस में, मल्टी सिलेंडर के केस में इंडिकेटेड पावर कैलकुलेट करने के लिए हम कौन सा टेस्ट करते हैं, मोर्से टेस्ट करते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 29 क्या कर रहा है, ए कार्नोट रेफ्रिजरेटर इज यूज्ड टू मेंटेन -30 डिग्री सेंटीग्रेड दैट रिक्वायर्स 1.28 किलोवाट पर टन ऑफ रेफ्रिजरेशन। ठीक है, द हीट रिजेक्टेड इन किलोवाट पर टन ऑफ रेफ्रिजरेशन। तो इसको आप सॉल्व करेंगे, कितना आंसर आ जाएगा 4.78। इसमें क्या कह रहा है, इस तरीके से 1 टन रेफ्रिजरेशन इफेक्ट करने के लिए कितना हमें वर्क की ज़रूरत होती है 1.28 किलोवाट पर टन। मतलब 1 टन अगर ये है तो 1 टन मतलब कितना हो गया 210 किलो जूल पर मिनट, या फिर हम कह सकते हैं इसको 60 से अगर हम मल्टीप्लाई कर देंगे और 10 टू द पावर -3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये कितने में आ जाएगा, किलोवाट में आ जाएगा। तो करेक्ट ऑप्शन आपका क्या आ जाएगा 4.78। नाउ क्वेश्चन नंबर 30 क्या कह रहा है, द वाटर इज फ्लोइंग थ्रू ए पाइप हैविंग एरिया 0.05 मीटर स्क्वायर और 0.01 मीटर स्क्वायर एरिया फ्लो दिया हुआ। ठीक है, सेक्शन ऐसे मान लीजिए फ्लो हो रहा है, तो सेक्शन 1 ये है, सेक्शन 2 ये है। इस पे क्या दिया हुआ एरिया, इस पे एरिया दिया हुआ। ठीक है, रेट ऑफ फ्लो थ्रू द पाइप इज इतना पर सेकेंड एट सेक्शन 1। सेक्शन 1 पे डिस्चार्ज कितना दिया है 50 लीटर्स पर सेकेंड। तो 50 लीटर को हम मीटर क्यूब में बदलने के लिए क्या करेंगे, इसको 10 टू द पावर -3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये किस में आ जाएगा, मीटर क्यूब पर सेकेंड। फिर क्या करेंगे A1 V1 इज इक्वल टू A2 V2 लगा देंगे, तो यहाँ से सारी वैल्यू जो हमें निकल जाएगी। तो V1 आ जाएगा 1 मीटर पर सेकेंड और V2 आ जाएगा आपका 5 मीटर पर सेकेंड। नाउ क्वेश्चन नंबर 31, इन ए रेफ्रिजरेशन प्लांट रिमूवल ऑफ एयर टू मेंटेन प्रेशर इज टर्म्ड एज। तो एयर क्या कहते हैं, रिमूवल ऑफ एयर को रिमूव करने का जो प्रोसेस होता है उसको क्या कह देते हैं, पुर्जिंग कह देते हैं। तो करेक्ट ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 32, इफ ए थर्मोमीटर इज यूज्ड टू मेजर टेम्परेचर इन ए मूविंग स्टीम इन ए नोजल इट मेजर्स डैश टेम्परेचर। तो ये क्या मेजर करता है, स्टेगनेशन टेम्परेचर। डैश की जगह पे एक स्टेगनेशन टेम्परेचर, ये होता है नोजल। इसके फ्लो में कहीं मेजर कर रहा है तो क्या मेजर करेगा, स्टेगनेशन टेम्परेचर जो है मेजर करेगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 33, इन कैप्लान टरबाइन द फ्लो वेलोसिटी। कैप्लान टरबाइन का सिंपल मैं डायग्राम बना देता हूँ आपको। इस तरीके से इसमें ब्लेड्स हो गए और इस डायरेक्शन में फ्लो होगा। ठीक है, एक्सियली फ्लो होता है। तो इसमें क्या कर रहा है, इन कैप्लान टरबाइन द फ्लो वेलोसिटी इज कांस्टेंट अलोंग द रेडियस। तो रेडियस के अलोंग क्या होता है, फ्लो वेलोसिटी कांस्टेंट होती है। नाउ क्वेश्चन नंबर 34 क्या कह रहा है, मोबिलिटी ऑफ द सोन मैकेनिज्म इज। इसकी मोबिलिटी पूछा, तो मोबिलिटी का फार्मूला मैं आपको बता देता हूँ। F इज इक्वल टू 3n-1 -2j -h। अगर कहीं हायर पेयर है तो -h भी लिखेंगे। n क्या है, नंबर ऑफ लिंक है। तो ये आपका 1 2 3 4 5 6 7 8
टोटल 8 लिंक हैं, तो 3 × 8 - 1 कितना होगा 7, माइनस बाइनरी ज्वाइंट गिन लेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये क्या है कितनी 10 बाइनरी ज्वाइंट है, तो माइनस कितना होगा 10 × 2 20, 7 3 जा 21 माइनस 20 कितना हो जाएगा 1। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका 1, मोबिलिटी कितनी होगी 1 होगी, ठीक है, करेक्ट ऑप्शन 1 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35, थ्रॉटलिंग कैलोरीमीटर मेजर्स ड्राइनेस फ्रैक्शन। अब ड्राइनेस फ्रैक्शन क्या होता है, तो ये होता है रेशियो ऑफ मास ऑफ वेपर अपॉन मास ऑफ वेपर प्लस मास ऑफ वाटर। इसको किससे डिनोट करते हैं एक्स से। तो ये किससे मेजर किया जाता है कैलोरी, थ्रॉटलिंग कैलोरीमीटर से मेजर किया जाता है और ये कितने वैल्यू तक मेजर कर सकता है 0.98 तक की, इसकी कोई यूनिट नहीं होती है, ठीक। नाउ क्वेश्चन नंबर 36, ए डीजल इंजन हैज़ कट ऑफ रेशियो कितना दिया है 2, ये क्या है रो। कंप्रेशन रेशियो आर इज इक्वल कितना दिया है 20 और गामा की वैल्यू कितना है 1.4। तो एयर स्टैंडर्ड एफिशिएंसी पूछ रहा है, तो सबसे पहले उसका फार्मूला आपको जानना होगा। तो एफिशिएंसी का फार्मूला कितना होता है 1 - 1 अपान आर की पावर गामा -1 ऊपर रो की पावर गामा -1 अपान गामा रो -1। तो ये जो है डीजल इंजन की एयर स्टैंडर्ड एफिशिएंसी का फार्मूला है। तो इसमें वैल्यूज रख देंगे तो आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा 64.7%। नाउ क्वेश्चन नंबर 37 क्या कह रहा है, रिलेशन बिटवीन द शियर स्ट्रेस एंड वेलोसिटी ग्रेडियंट फॉर न्यूटोनियन फ्लूइड। तो शियर स्ट्रेस को हम किससे डिनोट करते हैं टाउ से, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है वेलोसिटी ग्रेडियंट क्या होता है du/dy। तो ये किस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है न्यूटोनियन फ्लूइड में। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या हो गया लीनियर रिलेशनशिप होता है। तो शियर स्ट्रेस और वेलोसिटी ग्रेडियंट में लीनियर रिलेशनशिप होता है किसमें न्यूटोनियन फ्लूइड के लिए। तो करेक्ट ऑप्शन आपका 3rd हो जाएगा। और इसका डायग्राम कैसे बनेगा इस तरीके से, ये ओरिजिन से पास होती हुई लाइन, इधर टाउ हो जाएगा, इधर क्या हो जाएगा du और dy। नाउ क्वेश्चन नंबर 38 क्या कर रहा है, टू अचीव मैक्सिमम एफिशिएंसी इन प्रैक्टिस सेंट्रीफ्यूगल पंप हैज ब्लेड्स दैट आर, मतलब क्या कर रहा है मैक्सिमम एफिशिएंसी पाने के लिए सेंट्रीफ्यूगल पंप का जो ब्लेड्स होने चाहिए वो कैसे होने चाहिए, तो ये होने चाहिए बेंट बैकवर्ड। करेक्ट ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 39, इन बकेट ऑफ वाटर पीजोमेट्रिक हेड। मान लीजिए एक बकेट है, ठीक है, यहाँ से नीचे से हम क्या करें ऊपर की तरफ मूव करेंगे तो पीजोमेट्रिक हेड क्या हो जाएगा इंक्रीज होता जाएगा लीनियरली इन वर्टिकल डायरेक्शन। ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है, इसको आप लोग ये क्वेश्चन नंबर 40 क्या है बहुत बड़ा क्वेश्चन है, तो इसको आप लोग थोड़ा अपने से ही स्क्रीनशॉट लेके इसको प्रैक्टिस करिए, इससे आंसर नोट कर लीजिए कितना हो जाएगा 30.6 टन पर आवर। अभी इसको मैं कराने लग जाऊँ तो 1 घंटे, ऐसे ही क्वेश्चन अगर कराते लग जाऊँ तो 1 घंटे क्वेश्चन में ही सोल्यूशन कराने में ही ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो डायरेक्टली क्वेश्चन ही करते हैं जल्दी जल्दी में। नाउ क्वेश्चन नंबर 41 क्या कहता है, न्यूमेरिकल डेजिग्नेशन ऑफ एयर एज रेफ्रिजरेंट। तो एयर का हमें मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है, मॉलिक्यूलर वेट होता है हमारा एयर का 29। तो 700 + 29 क्या हो जाएगा 729, इसका डेजिग्नेशन हो जाएगा। तो ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 42, सीमेंटाइट हैज़ केमिकल फार्मूला। सीमेंटाइट को आयरन कार्बाइड भी कहते हैं, तो उसका केमिकल फार्मूला क्या होता है Fe3C, इसी को हम क्या कहते हैं सीमेंटाइट। करेक्ट ऑप्शन आपका क्या हो गया बी। नाउ क्वेश्चन नंबर 43, फिगर शोज पीवी डायग्राम फॉर ए फिक्स्ड मास एंड आइडियल गैस अंडरगोइंग साइक्लिक प्रोसेस ABCA। AB represents isothermal, which of the graph shown figure represent PT diagram of the cyclic process।
तो इसमें आप लोग देखिए बीसी प्रोसेस क्या है, कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस है, और एबी जो है ये आइसोथर्मल प्रोसेस है, और एसी क्या है, कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस है। तो इसमें से एग्जांपल में आप देखेंगे तो ये केवल एक ही मिलेगा जिसमें फॉलो हो रहा है। करेक्ट ऑप्शन इसका क्या हो गया, बी। नाउ क्वेश्चन नंबर 44, इफ मेटासेंट्रिक हाइट ऑफ फ्लोटिंग ऑब्जेक्ट इज पॉजिटिव द ऑब्जेक्ट विल बी इन, क्या होगा, स्टेबल इक्विलिब्रियम में। अगर मेटासेंट्रिक हाइट ऑफ द फ्लोटिंग ऑब्जेक्ट इज पॉजिटिव है तो उस क्या होगा, उसमें वो किस में होगा, स्टेबल इक्विलिब्रियम में होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 45, स्लिप इन केस ऑफ सेंट्रीफ्यूगल पंप, क्या होगा, रिड्यूसेस द एनर्जी ट्रांसफ़र। सिंपली आप ये याद रखिए कि आप बाहर कहीं जा रहे हैं तो अगर आपका पैर ही स्लिप कर जाता है तो उसमें क्या होगा, आपकी स्टेबिलिटी गड़बड़ा जाएगी। वैसे ही ये क्या होगा, रिड्यूस द एनर्जी ट्रांसफ़र। नाउ क्वेश्चन नंबर 46, सबसे पहले आपको जानना होगा कि एरिया अंडर द पीवी डायग्राम क्या देता है, हमें वर्क देता है। तो यहाँ पे क्या दिया है, प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम डायग्राम दिया हुआ है। पूछ क्या रहा है आपसे, वर्क डन बाय द गैस। तो एरिया अंडर द कर्व, इस कर्व का एरिया निकाल देंगे तो कितना आएगा, 1.5 पीवी, और यही हो जाएगा वर्क डन। नाउ क्वेश्चन नंबर 47 क्या कह रहा है, इफ फ्लूइड properties in a flow are constant with space at any instant of time, the flow is termed as। तो इस टाइप के फ्लो को कहते हैं, क्या कहते हैं, यूनिफॉर्म फ्लो। जैसे कि अब मान लो पाइप में फ्लो हो रहा है तो किसी टी समय पे इस सेक्शन पे 1 सेक्शन पे देख रहे हैं, उसी समय हम 2 सेक्शन पे भी देख रहे हैं, तो अगर वेलोसिटी सेम आता है तो इस टाइप के फ्लो को हम क्या कह देते हैं, यूनिफॉर्म फ्लो कहेंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 48, ऑपरेटिंग प्रेशर फॉर वंस थ्रू बॉयलर। ऑपरेटिंग प्रेशर वंस थ्रू बॉयलर का कितना होता है, सुपर क्रिटिकल प्रेशर के बराबर होता है। तो करेक्ट ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, और इसकी वैल्यू कितनी होती है, 221.2 बार। ठीक है, ये हो जाएगा आपका सुपर क्रिटिकल प्रेशर। नाउ क्वेश्चन नंबर 49 क्या कह रहा है, ए टरबाइन रोटेट्स 600 rpm if the momentum of working fluid is reduced by 15.915 kilonewton meter, then power developed in megawatt। ये करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका 1 मेगावाट। ठीक है, नाउ इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं आपसे, रिवर्स ब्रेटन साइकिल इज आइडेंटिकल विथ। तो रिवर्स ब्रेटन साइकिल जो है उसकी किसके आइडेंटिकल होता है, बेल कोलमैन साइकिल के आइडेंटिकल होता है। तो आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट 25 क्वेश्चन आपके अगली वीडियो में अपलोड कर दूंगा। ठीक है, और आप लोग वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। थैंक यू। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 51 से, और ये एनएचपीसी मैकेनिकल इंजीनियरिंग के प्रीवियस क्वेश्चन हैं। तो 51 क्वेश्चन नंबर से शुरू करते हैं। इसमें क्या कह रहा है, वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन एग्जिस्ट व्हेन द फ्लो इज। इसमें कह रहा है कि वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन अगर एग्जिस्ट कर रहा है तो फ्लो क्या होगा, तो फ्लो होगा इरोटेशनल। और हम एक तरीके से और आपको याद दिला सकते हैं, देखिए एक गोला बना के इसको काट देते हैं, क्या बन जाता है, फाई। इसको क्या कहते हैं, फाई। तो ये गोला बना के काट दिया गया, मतलब क्या, इरोटेशनल। तो अगर फाई एग्जिस्ट कर रहा है तो क्या होगा, फ्लो इरोटेशनल होगा। ठीक है, ये याद करने का एक तरीका है। नाउ क्वेश्चन नंबर 52, कार्बन परसेंटेज प्रेजेंट इन आयरन मोर देन 4.3% इज टर्म्ड एज। तो देखिए दो चीज़ होता है, एक हाइपो एक होता है, एक हाइपर होता है। 4.3 पे कौन सा रिएक्शन होता है, ये होता है यूटेक्टिक रिएक्शन। और अगर 4.3 से ज़्यादा है तो ये हाइपर हो जाएगा, मतलब ज़्यादा मतलब हाइपर ही, तो हाइपर यूटेक्टिक कास्ट आयरन। और अगर 4.3% से नीचे आ जाता है तो हाइपो हो जाता है, तो हाइपो यूटेक्टिक कास्ट आयरन हो जाएगा। ठीक है, अगर कम आता तो ये इसमें क्या है, मोर देन। करेक्ट ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, 1। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 53, इसमें क्या पूछ रहा है, पिक द करेक्ट ऑर्डर ऑफ वेरियस टर्बाइंस विद रिस्पेक्ट टू स्पेसिफिक स्पीड। तो मैं आपको पहले बता देता हूँ, जो ये 3 कंपेरिजन कराया है उनकी स्पेसिफिक स्पीड कितनी कितनी होती है। तो सबसे पहले आता है पेल्टन व्हील टर्बाइन की। पेल्टन की होती है 30 से 60। ठीक है, उसके बाद आता है फ्रांसिस का होता है 60 से 300। और सबसे ज़्यादा किसका होता है, कैप्लान का, 300 से करीब 1000 के आसपास होता है। तो करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा कैप्लान का सबसे ज़्यादा होता है।
फिर फ्रांसिस का होता है, सबसे कम किसका होता है, पेल्टन व्हील टर्बाइन का स्पेसिफिक स्पीड। तो करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा बी। नाउ क्वेश्चन नंबर 54। इन ए फ्लोटिंग बॉडी द buoyancy force acts through the center of gravity of the displaced volume of the fluid is termed as। तो इसमें कह रहा है क्या, कोई बॉडी है उसमें इतना सबमर्ज्ड हुआ है, ठीक है, तो इस सबमर्ज्ड पार्ट के सेंटर ऑफ बॉयंसी, सेंटर पे एक फोर्स लगता है जिसको कौन सा फोर्स कहते हैं, बॉयंट फोर्स कहते हैं, ठीक है। और इस सेंटर को क्या कहते हैं, तो सेंटर को कहते हैं सेंटर ऑफ बॉयंसी। करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा ए। ये सेंटर ऑफ बॉयंसी किसका सेंट्रोइड होता है, ये जो सबमर्ज्ड पार्ट है, जो सबमर्ज डूबा हुआ है उसका, जो डूबा हुआ पानी में या फिर किसी लिक्विड में, उसका सेंट्रोइड जो होता है वो कहलाता है सेंटर ऑफ बॉयंसी। और बॉयंसी फोर्स किस पे एक्ट करता है, इसी पे, सेंटर ऑफ बॉयंसी पे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 55। स्टीम जेट ड्रॉट इज़ यूज्ड इन डैश बॉयलर। तो ड्रॉट क्या होता है, एक मान लीजिए ड्रॉट एक तरीके का फ्लू गैस रिमूवल सिस्टम है, ठीक है। तो लोकोमोटिव बॉयलर में हम किस तरीके से जो है फ्लू गैसेस को रिमूव करते हैं, तो स्टीम जेट सिस्टम से, स्टीम जेट ड्रॉट का यूज़ करते हैं किसमें, लोकोमोटिव बॉयलर में। करेक्ट ऑप्शन आपका 1 हो जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 56। ये एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन, इसमें आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना, सिंपल। अगर आपको एक फॉर्मूला याद है जो मैं बता दे रहा हूँ अभी, तो आपको जो है आंसर आ जाएगा आपका। क्या फार्मूला होता है, T2/T1 इज इक्वल टू P2/P1 की पावर गामा -1/गामा। यहाँ से आपको P1 दिया है, P2 दिया है और T1 दिया है, ठीक है। तो आप T2 कैलकुलेट कर लेंगे। फिर क्या पूछ रहा है, वर्क कंप्रेशन ऑफ यूनिट मास फ्लो, मास कितना दे रखा है, 1 kg, ठीक है। तो यहाँ पे क्या फार्मूला लगा देंगे, mCp T2 माइनस T1 लगाएंगे। तो मास आपका 1 दे दिया, ठीक है। Cp यहाँ से Cp ये R दे रखा है, Cp माइनस Cv R होता है, ठीक है। यहाँ से आपकी Cp की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ से T2 माइनस T1, इससे जो है आपका वर्क निकल के आ जाएगा 177.69 किलोवाट। नाउ क्वेश्चन नंबर 57। इफ स्ट्रेस मेजरिंग डिवाइस सोज रीडिंग एज 1 मेगापास्कल इट इज इक्विवेलेंट टू। तो 1 मेगापास्कल कितना हो गया, 10⁶ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अब अगर हम इस 10⁶ को नीचे ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये mm में कन्वर्ट हो जाएगा। तो 1 न्यूटन पर mm स्क्वायर, ठीक है। करेक्ट ऑप्शन आपका 1 हो जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 58। रैंकाइन साइकिल हैज़। तो रैंकाइन साइकिल में कौन कौन से प्रोसेस होते हैं, तो एक साइकिल इसका मैं बना देता हूँ इस तरीके से। ये जो होता है इसमें ये होता है हमारा रैंकाइन साइकिल। तो ये इस पर होता है टेम्परेचर, इस पर होता है स्ट्रेस, सॉरी एंट्रोपी। तो ये जो वर्टिकल लाइन इस पर आके मिल रही है ये दोनों, ये कौन है, कांस्टेंट एंट्रोपी के या फिर 2 आइसेंट्रोपिक प्रोसेस। और ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है इस टेम्परेचर पे आके मिलते हैं, और ये सेम होता है जो है प्रेशर इज इक्वल टू कांस्टेंट, जिसको हम क्या कहते हैं, आइसोबैरिक प्रोसेस भी कहते हैं। कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस को आइसोबैरिक प्रोसेस भी कहते हैं। तो करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा बी। नाउ क्वेश्चन नंबर 59। कोफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी CV ऑफ एन ओरिफिस इज 0.98। हेड लॉस एट द ओरिफिस ऑफ फॉर डिस्चार्ज अंडर हेड ऑफ 200 सेंटीमीटर। क्या पूछ रहे, हेड लॉस, हेड लॉस आपका क्या आ जाएगा, 8 सेंटीमीटर। 2 ब्रैकेट में 1 माइनस CV इंटू क्या हो जाएगा, हेड H। तो 2 इंटू इसमें 0.02 आ जाएगा, तो कितना 200 सेंटीमीटर है। तो ये आपका आ जाएगा 8 सेंटीमीटर हेड लॉस। नाउ क्वेश्चन नंबर 59। एयर कंप्रेस्ड इन ए सिंगल स्टेज रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर एट द रेट ऑफ 1 kg पर सेकेंड से जो है एयर जो है 1 kg पर सेकेंड से कंप्रेस किया जा रहा है 1 बार एट 22 डिग्री सेल्सियस। P1 दे रखा है इतना, T1 दे रखा है 22 डिग्री सेल्सियस, P2 दे रखा है 8 बार, और गामा और R की वैल्यू दे रखा है, ठीक है। आल्सो टेक 8⁻²86 ये वैल्यूज दे रखे हैं। तो डिफरेंस इन वर्क रिक्वायर्ड इफ कंप्रेशन आइसोथर्मल एंड आइसेंट्रोपिक। तो आइसोथर्मल कंप्रेशन का वर्क कितना होता है, MR/T1 ln P2/P1, और इसका आइसेंट्रोपिक वर्क का कितना होता है, P2V2 माइनस P1 V1/गामा -1। इन दोनों के वर्क का जो डिफरेंस आता है वही पूछा है, तो कितना आ जाएगा 64.39। नाउ क्वेश्चन नंबर 61। रैंकाइन साइकिल इज डैश, रैंकाइन साइकिल एफिशिएंसी इज डैश देन एज कार्नोट साइकिल एफिशिएंसी इफ बोथ वर्क अंडर द सेम ऑपरेटिंग टेम्परेचर। तो रैंकाइन की साइकिल की एफिशिएंसी ऑलवेज ग्रेटर देन किससे होगी, कार्नोट साइकिल की एफिशिएंसी से। ये आप लोग याद रखिए, कार्नोट साइकिल जो होता है एक आइडियल साइकिल, मतलब आइडियल साइकिल है। प्रैक्टिकल में इसको उपयोग नहीं कर सकते, लेकिन ये रैंकाइन साइकिल जो है एक प्रैक्टिकल साइकिल है।
तो प्रैक्टिकल साइकिल की एफिशिएंसी हमेशा लेस होगी किससे, आइडियल साइकिल से। तो करेक्ट ऑप्शन कितना हो जाएगा, बी। नाउ क्वेश्चन नंबर 62, डायरेक्शन ऑफ नेचुरल प्रोसेस इज डिक्टेटेड बाय द डैश लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। नेचुरल प्रोसेस में क्या होता है, हमेशा एनर्जी का क्या होती है, डिग्रेड होती है। तो एनर्जी डिग्रेड होती है तो कौन सा लॉ बताता है डिग्रेडेशन ऑफ एनर्जी के बारे में, एंट्रोपी कौन लॉ बताता है, वो बताता है आपका सेकंड लॉ। तो करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा सेकंड लॉ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 63, स्टीम ट्रैप इन ए बॉयलर इज प्राइमरली यूज्ड फॉर। अगर बॉयलर में जो है स्टीम ट्रैप हो जाता है तो सबसे पहले किसके लिए यूज किया जाता है, तो डिस्चार्जिंग द कंडेंसेट। करेक्ट ऑप्शन आपका थर्ड हो जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 64, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एसेसरी ऑफ ए बॉयलर। तो बॉयलर में दो चीज़ें होती हैं, एक होता है माउंटिंग, एक होता है एसेसरीज। माउंटिंग जो होता है वो उसके सेफ ऑपरेशन के लिए होता है, जैसे सेफ्टी से वो चले, कोई लॉस ना हो, कोई दुर्घटना ना हो, इस तरीके से सेफ ऑपरेशन के लिए जो उसमें होता है वो माउंटिंग होता है। और एसेसरीज जो होता है उसकी एफिशिएंसी बढ़ा देता है, ठीक है। तो इसमें से इकोनोमाइजर जो है एसेसरीज है, वाटर पंप फॉर फीडिंग, फीडिंग मतलब फीड वाटर फीड करने के लिए, पानी भरने के लिए, और एयर प्रीहीटर, ये तीनों जो हैं एसेसरीज हैं। तो कंडेंसर जो है इसका माउंटिंग है, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 65, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंप्राइज्ड बाई डीजल साइकिल। मतलब इसमें कौन सा प्रोसेस जो है डीजल साइकिल में नहीं होता है। तो सबसे पहले डीजल साइकिल का मैं आपको डायग्राम बना देता हूँ, पीवी डायग्राम, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, कांस्टेंट प्रेशर हीट एडिशन होता है, कंप्रेशन जो होता है वो रिवर्सिबल एडियाबेटिक होता है, फिर एक्सपेंशन भी रिवर्सिबल एडियाबेटिक होता है, और हीट रिजेक्शन क्या होता है, कांस्टेंट वॉल्यूम। तो ये आपका हो जाएगा वॉल्यूम कांस्टेंट, ये पीवी की पावर गामा इज इक्वल कांस्टेंट, इसका भी कितना है, पीवी की पावर गामा इज कांस्टेंट, और ये जो है आपका प्रेशर कांस्टेंट। तो इसमें एडियाबेटिक एक्सपेंशन होता है, एक्सपेंशन एंड कंप्रेशन दोनों एडियाबेटिक है, ठीक है। एडिशन ऑफ हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, तो यहाँ हीट ऐड हो रहा है, ये कांस्टेंट प्रेशर हो गया, ठीक है। एडिशन ऑफ हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, तो ये गलत हो जाएगा, मतलब ये इसमें नहीं है, क्या कुछ नॉट कंप्राइज्ड। करेक्ट ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। नाउ 66, डायमेंशन ऑफ एब्सोलूट प्रेशर। एब्सोलूट प्रेशर हो, कोई भी प्रेशर हो, सबका डायमेंशन सेम होता है। वो कितना होता है, पहले उसकी यूनिट क्या होती है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। न्यूटन को हम किस में लिख सकते हैं, मास इंटू एक्सेलरेशन, मास इंटू एक्सेलरेशन डिवाइड बाई मीटर स्क्वायर। तो मास को किस में लिखते हैं हम, कैपिटल एम। एक्सेलरेशन को किस में लिख देंगे, एक्सेलरेशन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता तो एल बाई टी की -2, और ये एम स्क्वायर मीटर स्क्वायर है तो इसको कितने लिख देंगे, एल स्क्वायर। तो इसमें क्या हो गया, एम होगा, एल इनवर्स होगा, और टी की पावर -2 होगा। करेक्ट ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 67, इस ये फॉर्मूला इसको आपको डायरेक्टली याद करना है, डायरेक्टली एग्जाम में आएगा, इसको कुछ कोई यहाँ पे डेरिवेशन नहीं करा सकते क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा लग जाएगा, ठीक है। प्रेशर रेशियो नोन एज क्रिटिकल प्रेशर रेशियो फॉर मैक्सिमम डिस्चार्ज, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। मैक्सिमम डिस्चार्ज की कंडीशन में जो है प्रेशर रेशियो कौन सा होता है, तो होता है क्रिटिकल प्रेशर रेशियो होता है, ठीक है। थ्रू द नोजल इज गिवन बाय दिस रिलेशन P2/P1 इज इक्वल टू 2/n+1 की पावर n/n-1, ठीक है। करेक्ट ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 68, ऑल रिएक्शन टर्बाइन विल हैव मैक्सिमम एफिशिएंसी इफ swirl वेलोसिटी एट द आउटलेट विल बी 0। रिएक्शन टर्बाइन की एफिशिएंसी अगर ज़्यादा मतलब मैक्सिमम चाहिए तो VW2 जो होगा उसको 0 लेना पड़ेगा। ऐसे ही सेंट्रीफ्यूगल पंप में क्या होता है, ये swirl वेलोसिटी एट एग्जिट है, ठीक है, एग्जिट या आउटलेट कह सकते हैं, दोनों कह सकते हैं, ठीक है। ऐसे सेंट्रीफ्यूगल पंप में क्या होता है, swirl वेलोसिटी इनलेट पे 0 होगा तब उसकी एफिशिएंसी मैक्सिमम होगी, VWN इज इक्वल टू 0 चाहिए उसमें, ठीक है। तो ये रिएक्शन टर्बाइन पूछा है तो इसका ऑप्शन 1 सही हो जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 69 पे आ जाते हैं। ड्रॉट इज प्रोड्यूस्ड इन लोकोमोटिव बॉयलर, सेम क्वेश्चन पूछा है, पिछली बार पूछा था स्टीम जो है स्टीम जेट का उपयोग किस बॉयलर में करते हैं, इसमें करा लोकोमोटिव बॉयलर में कौन सा करते हैं, तो डायरेक्ट ऑप्शन थर्ड करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 70, इन ए नोजल स्टीम इज फ्लोइंग इफ द बैक प्रेशर इज इक्वल टू द क्रिटिकल प्रेशर, द मास फ्लो रेट ऑफ स्टीम कितना होगा, ये होता है आपका नोजल। इफ बैक प्रेशर इज इक्वल टू क्रिटिकल प्रेशर के बराबर हो जाता है तो क्या होगा, मास फ्लो रेट मैक्सिमम होगा, ठीक है। और इस कंडीशन को क्या कहते हैं, चोक्ड फ्लो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 71, इन ए फ्री वॉर्टेक्स द फ्लो इज फ्री वॉर्टेक्स का मतलब क्या होता है, कोई भी अगर फ्लूइड मास जो है किसी एक्सिस के अबाउट ऐसे रोटेट कर रहा है तो उसको क्या कहते हैं, वॉर्टेक्स फ्लो। तो अगर फ्री वॉर्टेक्स हो रहा है तो क्या होगा, इररोटेशनल होगा। करेक्ट ऑप्शन आपका 4 हो जाएगा। और इररोटेशनल का मतलब मैं समझा देता हूँ आपको, यहाँ पे फ्लूइड मास रोटेट कर रहा है, फ्लूइड मास यहाँ पे रोटेट कर रहा है, लेकिन इररोटेशनल का मतलब क्या होता है कि मान लीजिए ये फ्लूइड पार्टिकल है, ठीक है, इस तरीके से ये कंडीशन में है, तो अगर ये यहाँ से यहाँ पे मूव किया तब भी ये इसी कंडीशन में, जैसे यहाँ पे वैसे यहीं पे सेंटर ऑफ मास के अबाउट ये पार्टिकल जो है इस तरीके से अपने सेंटर ऑफ मास के अबाउट रोटेट नहीं कर रहे हैं, तो इस फ्लो को क्या कहेंगे हम, इररोटेशनल फ्लो कहेंगे, ठीक है। हाँ क्वेश्चन नंबर 72, रेफ्रिजरेंट 22 हैज़ केमिकल फार्मूला,
तो R22 का जो फार्मूला केमिकल फार्मूला होता है वो होता है CHClF2 CHClF2। और R11 का क्या होता है CFCl3। ये जो आपको दिख रहा है ये R11 का फार्मूला है, एक इसका R22 का फार्मूला, ठीक है। नाउ क्वेश्चन 73, ये नाउ क्वेश्चन नंबर 73, यूजिंग विलियंस लाइन डैश पावर ऑफ एन इंजन इज कैलकुलेटेड। तो विलियंस लाइन पहले मैं आपको बना के दिखा देता हूँ। तो इसमें क्या होता है, एक एक्सिस बना दिया जाता है, एक एक्सिस, इस एक्सिस पे क्या दिखाया जाता है मास ऑफ फ्यूल कंजम्पशन, और इस पे क्या दिखाया जाता है पावर। ये इंक्लाइन लाइन खींच दी जाती है और ये लाइन इस एक्सिस को जहाँ पे कट करती है वहाँ तक होता है हमारा फ्रिक्शन पावर FP, ठीक है। तो ये विलियंस लाइन जो है वो क्या दिखाने के लिए होता है आपका फ्रिक्शनल पावर। नाउ क्वेश्चन नंबर 74, इफ़ x रिप्रेजेंट द ड्राइनेस फ्रैक्शन। अब मैं आपको ड्राइनेस फ्रैक्शन सबसे पहले समझाता हूँ। ड्राइनेस फ्रैक्शन इज इक्वल टू फार्मूला क्या होता है, ये डायरेक्टली आपसे पूछा जाएगा किसी न किसी एग्जाम में। मास ऑफ वेपर अपान मास ऑफ वेपर प्लस मास ऑफ फ्लूइड, ठीक है, ये होता है ड्राइनेस फ्रैक्शन। कह रहा है अगर ड्राइनेस फ्रैक्शन x ऑफ स्टीम द स्पेसिफिक वॉल्यूम ऑफ वेट स्ट्रीम, वेट स्टीम का जो है स्पेसिफिक वॉल्यूम क्या होगा, वेट का स्ट्रीम का हो जाएगा x इंटू स्पेसिफिक वॉल्यूम ऑफ सैचुरेटेड स्टीम। तो ये हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन। नाउ क्वेश्चन नंबर 75 मैं आपको सॉल्व करा देता हूँ पूरा डिटेल में, ठीक है। इसमें आपको क्या दिया है, एक 12 mm डायमीटर का एक बार दिया हुआ है, ठीक है। इस पर एक्सियल फोर्स 20 किलो न्यूटन का लग रहा है। उसके डायमीटर में जो चेंज हो रहा है वो 0.003। आपसे पूछा है पॉइजन रेशियो। सबसे पहले आपको क्या निकालना है, सिग्मा निकालना है, क्योंकि सिग्मा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, और स्ट्रेन निकल जाएगा आपका यहाँ से इसके मदद से, ठीक है। तो इन दोनों से जब सिग्मा इज इक्वल टू ई इंटू स्ट्रेन कर देंगे तो यहाँ पे ई की वैल्यू आपकी आ जाएगी, और ई इज इक्वल टू होता है 2G 1 प्लस म्यू। जी की वैल्यू रख देंगे, ई की वैल्यू रख देंगे, यहाँ से म्यू की वैल्यू कितना निकल के जाएगा 0.2923। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में अगले 25 क्वेश्चन आप लोगों से डिस्कस कराऊंगा, ठीक है। ऐसे ही डिटेल में सारे क्वेश्चन करने हैं, क्योंकि एग्जाम में आपको ज़रा सा भी टाइम नहीं लगे, तुरंत कैच कर लें कि मैंने उस चैनल पे जो है इस तरीके का क्वेश्चन किया है, इसलिए मैं सारे क्वेश्चन आपको डिटेल से करा रहा हूँ, ठीक है। तो ऐसे ही और भी जेई एग्जाम्स की तैयारी करना है आपको तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे ही आपको बेहतरीन इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग के सारे क्वेश्चंस के प्रैक्टिस सेट मिलेंगे, ठीक है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। टेक केयर। NHPC प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करा रहा हूँ, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो कि आपके जूनियर इंजीनियर के किसी भी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, क्योंकि ये प्रीवियस ईयर एग्जाम्स के क्वेश्चंस हैं, ठीक है। इसमें आपसे पूछ रहा है क्रिटिकल टेम्परेचर ऑफ वाटर इन डिग्रीज। क्रिटिकल टेम्परेचर, सबसे पहले क्रिटिकल क्वांटिटीज़ कहाँ की क्वांटिटीज़ होती हैं। तो इस तरीके से जो डॉम बनता है, ये यहाँ पे जो पॉइंट्स होते हैं, यहाँ पे जो पॉइंट होता है उसको क्या कहते हैं, क्रिटिकल पॉइंट। और क्रिटिकल पॉइंट मतलब ये होता है जहाँ पे दोनों सैचुरेशन लाइन, ये सैचुरेशन लिक्विड लाइन है और सैचुरेशन वेपर लाइन है, दोनों जहाँ पे मैच मिलती हैं उनको हम क्रिटिकल पॉइंट कहते हैं। और यहाँ पे सारी क्वांटिटीज़ जो होती हैं उनको हम क्रिटिकल क्वांटिटीज़ कहते हैं। तो क्रिटिकल टेम्परेचर जो होता है 374.15 होता है, और क्रिटिकल प्रेशर कितना होता है 221.4 बार होता है। और अगर किसी लिक्विड को हम 221 बार पे 374.15 डिग्री सेल्सियस पे गर्म करते हैं तो ये लिक्विड से डायरेक्ट वेपर में कन्वर्ट हो जाता है। यहाँ पे कोई वेट जोन, ये वेट जोन है ना, इसमें कोई वेट जोन नहीं रहता है अगर हम क्रिटिकल पॉइंट से ऊपर किसी भी फ्लूइड से डील करते हैं, ठीक है। तो ये करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा 374.15। नाउ क्वेश्चन नंबर 78 में आप लोगों से एकदम डिटेल में इसको सॉल्व करा रहा हूँ न्यूमेरिकल, ठीक है। थोड़ा टाइम ज़्यादा लगेगा लेकिन आपको सारे कॉन्सेप्ट समझ में आने चाहिए। तो क्या करें, फ्रांसिस टर्बाइन क्या होता है, एक तरीके का रिएक्शन टर्बाइन है, ठीक है। इसमें ओवरऑल एफिशिएंसी कितना दिया है 80%। तो ओवरऑल एफिशिएंसी का सबसे पहले फार्मूला क्या होता है, ये होता है शाफ्ट पावर या ब्रेक पावर अपान वाटर पावर, ठीक है। कितना दिया है, 83%। और इट डेवलप्स पावर ऑफ 500 किलोवाट। तो क्या डेवलप कर रहा है, शाफ्ट पावर कितना 500 किलोवाट अंडर ए नेट हेड ऑफ 3000 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे ये सेंटीमीटर में दिया है, इसको सबसे पहले आपको किस में कन्वर्ट करना है, मीटर में। क्यों, क्योंकि हम सारे कैलकुलेशन जो है SI यूनिट में कर रहे हैं। तो कितना मीटर हो जाएगा, 30 मीटर हेड पे जो है ऑपरेट हो रहा है। तो अब कुछ नहीं करना, सिंपल फार्मूला में वैल्यू रख देना है। सॉफ्ट पावर हमें पता चल गया है, तो 500 × 10⁻³ डिवाइड बाई कितना 0.83। ये किसके बराबर होगा, वाटर पावर की। वाटर पावर फार्मूला क्या था, ρ Q G और H। रो की वैल्यू हमें पता है 1000, क्यू की वैल्यू निकालनी है, जी की वैल्यू कितनी है 9.81, और हेड की वैल्यू कितना दिया हुआ है 30 मीटर। तो यहाँ से क्यू की वैल्यू अगर आप सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 2.05 मीटर क्यूब पर सेकेंड, ठीक है। यूनिट ध्यान देना, मीटर क्यूब पर सेकेंड में आएगा, ठीक है, 2.05। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 79, द कंडीशन फॉर द लेंथ ऑफ कन्वर्जेंट पार्ट L एंड लेंथ ऑफ डाइवर्जेंट पार्ट L1
इन ए वेंचुरी मीटर। सबसे पहले मैं आपको वेंचुरी मीटर बना के दिखा देता हूँ, ठीक है। तो ये इस तरीके की वैसे कन्वर्जिंग नोजल इसमें यूज होता है, फिर ये थ्रोट हो जाता है, ये आपका क्या हो जाएगा, डाइवर्जिंग नोजल हो जाएगा। तो इसमें हमेशा ये देखिए, ये हमारा जो है लेंथ ऑफ एल जो कह रहा है, ये कन्वर्जिंग नोजल का लेंथ, ये क्या हो गया आपका डाइवर्जिंग नोजल का लेंथ L2, और ये जो है ये थ्रोट होता है। तो क्या कर रहा है, लेंथ जो है डाइवर्जेंट पोर्शन का हमेशा जो होगा वो ज़्यादा होगा। तो करेक्ट ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, थर्ड। कन्वर्जन पार्ट, ये जो पार्ट है, ये जो पार्ट है ये हमेशा छोटा होगा, किससे, डाइवर्जेंट पार्ट से। क्यों, क्योंकि फ्लो सेपरेशन को अवॉइड करने के लिए, फ्लो सेपरेशन को अवॉइड करने के लिए क्या होना चाहिए, हमेशा जो होगा हमारा कन्वर्जेंट पार्ट वेंचुरी मीटर का वो हमेशा छोटा होगा, किससे, डाइवर्जेंट पार्ट से। करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा थर्ड। नाउ क्वेश्चन नंबर 80, द मोस्ट अप्रोप्रिएट एग्जाम्पल ऑफ डैश बॉयलर इज कॉर्निश बॉयलर। तो कॉर्निश बॉयलर एक फायर ट्यूब बॉयलर का एग्जाम्पल है, ठीक है। करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा बी। मैंने एक स्पेशल वीडियो डाल रखा है इसमें, ज़्यादा मिनट 10 से 11 मिनट का होगा, उसमें टोटल आप फायर ट्यूब बॉयलर के 6 एग्जाम्पल और वाटर ट्यूब बॉयलर के 6 एग्जाम्पल याद करने की शानदार ट्रिक मैंने वीडियो बना के डाला है अपने इसके डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा और मेरे यूट्यूब चैनल पे पड़ा होगा, ठीक है। आप वहाँ से जाके देख लीजिए। और इस क्लासिफिकेशन ऑफ बॉयलर से आपको हमेशा हर एग्जाम में, चाहे SSC हो, NHPC हो या किसी स्टेट जेई का एग्जाम हो, उसमें आपको 2-3 क्वेश्चन जरूर क्लासिफिकेशन से मिल जाएंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 81, द नंबर ऑफ पॉसिबल इन्वर्जन्स फॉर मैकेनिज्म विथ 10 नंबर्स ऑफ लिंक्स विल बी। तो नंबर ऑफ मैकेनिज्म 10 अगर लिंक है तो उसके इन्वर्जन भी कितने हो जाएंगे, 10। इन्वर्जन का क्या मतलब होता है, मान लीजिए 4 बार मैकेनिज्म मैंने ले लिया, ठीक है। इस तरीके से 4 बार मैकेनिज्म ले लिया, यहाँ पे टर्निंग पेयर है जॉइंट्स पे, लिंक 1 है, लिंक 2, 3 और 4 लिंक्स हैं, ठीक है। ये जो है टर्निंग पेयर है। तो अगर हम 1 बाई 1 लिंक को फिक्स करते जाएँ तो ये जो हमारा मिलता है सिस्टम, इसी को क्या कहते हैं, मैकेनिज्म। तो पॉसिबल इन्वर्जन जो होंगे, अगर 10 मेंबर्स हैं तो 10 इन्वर्जन होंगे, ठीक है। करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा डी। नाउ क्वेश्चन नंबर 82, इफ रीजनरेशन इज यूज्ड इन रैंकाइन साइकिल सिस्टम अंडर आइडियल कंडीशन एफिशिएंसी देन कार्नोट साइकिल एफिशिएंसी विल बी इक्वल टू, किसके, कार्नोट साइकिल एफिशिएंसी की। रैंकाइन साइकिल एफिशिएंसी अगर रीजनरेशन हम यूज़ कर रहे हैं रैंकाइन साइकिल में, तो रैंकाइन साइकिल की आइडियल कंडीशन एफिशिएंसी किसकी एफिशिएंसी के बराबर हो जाएगी, कार्नोट साइकिल एफिशिएंसी बराबर हो जाएगी, ठीक है। करेक्ट ऑप्शन आपका थर्ड हो जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 83, एयर कूल्ड इंजन्स एफिशिएंसी इज डैश देन वाटर कूल्ड इंजन फॉर द सेम पावर रेटिंग। तो एयर कूल्ड सिस्टम जो होगा हमारा, उसकी एफिशिएंसी हमेशा किससे होगी, अधिक होगी, वाटर कूल्ड इंजन से एफिशिएंसी हमेशा ज़्यादा होगी, किसकी, एयर कूल्ड इंजन की। नाउ क्वेश्चन नंबर 84, इफ डेंसिटी ऑफ मर्क्यूरी 13.58 ग्राम पर सीसी, सीसी मतलब क्या, सेंटीमीटर क्यूब, प्रेशर ऑफ 4 किलो पास्कल इज इक्वेलेंट टू, ये 4 किलो प्रेशर होगा वो किसके इक्वेलेंट होगा, 30.04 mm ऑफ Hg, Hg मतलब मर्क्यूरी। नाउ क्वेश्चन नंबर 85, द रेशियो ऑफ पावर अवेलेबल एट द रोटर शाफ्ट टू पावर सप्लाइड बाय वाटर ऑफ द रनर डैश एफिशिएंसी। तो अभी मैं पीछे आपको बताया ओवरऑल एफिशिएंसी का फॉर्मूला क्या होता है, शाफ्ट पावर अपान क्या होता है, वाटर पावर, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, ओवरऑल एफिशिएंसी। नाउ क्वेश्चन नंबर 86, ये बड़ा सा क्वेश्चन, इसको मैं अगर करवाने जाऊँ तो ज़्यादा टाइम लगेगा, तो इसको आप देख लीजिए और सॉल्व कर लीजिए। चेंज ऑफ एंट्रोपी का फॉर्मूला, एंट्रोपी के 2 ही फॉर्मूले होते हैं, TdS इज इक्वल टू DH माइनस VdP और TdS इज इक्वल टू DU प्लस PdV। इन्हीं दोनों में से कोई फॉर्मूला लगेगा, इसको आप अच्छे तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 87, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट रिक्वायर फ्लू गैस फॉर ऑपरेशन। फ्लू गैस का ऑपरेशन में फ्लू गैस का उपयोग किसके किसके ऑपरेशन में होता है, सुपर हीटर में होता है, प्री हीटर में होता है और इकोनोमाइजर में होता है। इंजेक्टर में हमें किसी भी फ्लू गैस की जरूरत नहीं थी। फ्लू गैस क्या होता है हमारा, जब हम फ्यूल को बर्न करते हैं तो उससे जो गैस निकलती है उसको हम क्या कहते हैं, फ्लू गैस कहते हैं, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 88, पिक द करेक्ट एग्जाम्पल ऑफ फायर ट्यूब बॉयलर। देखिए क्लासिफिकेशन का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसका मैं वीडियो बना के डाला हूँ, उसको आप लोग वहाँ से देख सकते हैं और याद कर लेंगे, तो इस तरीके के क्वेश्चन आप फटाफट कर लेंगे। तो फायर ट्यूब बॉयलर का एग्जाम्पल कौन सा है, कोकरन बॉयलर है, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 89, बर्डन गेज इज़ यूज टू मेजर। तो ये समझिए गेज जो भी है, गेज हमेशा कौन सा प्रेशर मेजर करता है, गेज प्रेशर मेजर करेगा, ठीक है। और गेज प्रेशर क्या होता है, एटमॉस्फेयर प्रेशर एबव एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ये मान लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, इसके ऊपर जो भी प्रेशर मेजर किया जाएगा वो होगा हमारा गेज प्रेशर, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 90, फ्यूजिबल प्लग इज यूज्ड इन ए बॉयलर डैश। तो ये क्या होगा, फ्यूजिबल प्लग होता है आग बुझाने के लिए। करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा 1। मान लीजिए बॉयलर में पानी की कमी हो जाती है, ठीक है, और टेम्परेचर बहुत बढ़ जाता है
और फिर भी यहाँ से जो है हमारा फ्यूल बर्न हो ही रहा है, तो यहाँ पे बॉयलर में ही लगा रहता है फ्यूजिबल प्लग। तो टेम्परेचर जैसे ही बढ़ता है वो मेल्ट कर जाता है, मेल्ट कर जाएगा तो ये वाटर जो है इसमें किसमें फर्नेस में पड़ जाएगा, आग जो है बुझ जाएगी। करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा 1। नाउ क्वेश्चन नंबर 91। ऐसे क्वेश्चन आपको एग्जाम में छोड़ ही देने चाहिए क्योंकि ये बहुत लंबा क्वेश्चन है। ऐसे एग्जाम केवल इसलिए होते हैं कि आप 2-4-10 क्वेश्चंस के जो है टाइम वेस्ट कर दें इसमें और पूरा अटेम्प्ट ना कर पाएँ, तो ऐसे क्वेश्चन को आपको ध्यान देना है और सबसे पहले स्किप कर देना है, ठीक है। इसका कुछ मैं करेक्ट आंसर बता दे रहा हूँ, y = x tan अल्फा। इसका जो है डेरिवेशन प्रोसेस बहुत लंबा है, ठीक है। ना क्या डायमेंशन ऑफ स्पेसिफिक वॉल्यूम, सबसे पहले आपको जानना चाहिए कि स्पेसिफिक वॉल्यूम क्या होता है। तो स्पेसिफिक वॉल्यूम को हम किससे डिनोट करते हैं, स्मॉल v से। ये क्या होता है, वॉल्यूम डिवाइड बाई मास होता है, ठीक है। अब यहाँ से आप इसका स्पेसिफिक वॉल्यूम का डायमेंशन बता सकते हैं। वॉल्यूम को क्या लिख सकते हैं हम, मीटर क्यूब। मीटर क्यूब मतलब क्या हो गया, L³ डिवाइड बाई, ये मास है, मास को क्या लिख देंगे, m। तो L³ m इनवर्स और t की पावर 0, t का कोई इसमें डायमेंशन ही नहीं है, तो L³ m इनवर्स हो जाएगा। करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा 3rd। नाउ क्वेश्चन नंबर 92। आइडियल रेफ्रिजरेशन सिस्टम इज यूज्ड टू कूल द सिस्टम एट 5 डिग्री सेल्सियस। हीट रिजेक्शन हैपन एट 100 डिग्री सेल्सियस। इफ एम्बिएंट टेम्परेचर इज 30 डिग्री सेल्सियस देन COP ऑफ द सिस्टम। तो इसका COP कितना हो जाएगा, 2.93। नाउ क्वेश्चन नंबर 94। सब कूलिंग इन ए वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम इज डैश एंथैल्पी ऑफ लिक्विड रेफ्रिजरेंट बिलो सैचुरेशन लेवल। सबसे पहले बता देते हैं आपको सब कूलिंग क्या होता है। इस तरीके से जब यहाँ पे कंडेंसर से आता है, ये मान लीजिए इवेपोरेटर हो गया, यहाँ पे जो है कंप्रेसर से कंप्रेस किए, ठीक है। उसके बाद ये कंडेंसर में जब एंटर करता है तो ये सैचुरेशन लिक्विड लाइन है, ये सैचुरेशन लिक्विड लाइन है। इसके बिलो अगर हम इसको कूल करते हैं तो यही कहलाता है हमारा सब कूलिंग। क्या कर रहा है, रिड्यूसेस एंथैल्पी किसे, लिक्विड रेफ्रिजरेंट बिलो सैचुरेशन लेवल। सैचुरेशन लेवल ये हो गया, इससे नीचे अगर हम इसको कूल कर रहे हैं तो वही को हम उसी को क्या कहते हैं, सब कूलिंग कहते हैं, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 95। लीड स्क्रू ऑफ लेथ मशीन इज एन एग्जांपल ऑफ। लीड स्क्रू पे हमारे क्या होता है, थ्रेड होता है। और स्क्रू, सिंपल स्क्रू से स्क्रू पेयर कह सकते हैं। रोलिंग पेयर क्या होता है, मान लीजिए किसी सरफेस पे कोई एक जो है सरफेस पे सिलेंड्रिकल या फिर स्फेरिकल लिंक हो, या इस पे इस तरीके से रोटेट कर रहा है, ठीक है, तो इसे रोलिंग पेयर कहेंगे। टर्निंग पेयर क्या होता है, हिंज वाला होता है। मान लीजिए इस तरीके से एक लिंक है, एक लिंक यहाँ पे है, ये दोनों इस तरीके से रोटेट कर सकते हैं, ठीक है, तो ये टर्निंग पेयर हो गया। स्लाइडिंग पेयर हो गया, इस तरीके से कोई एक जो है बॉडी किसी अदर बॉडी पे जो है स्लाइड कर रही है तो उसको क्या कहेंगे, स्लाइडिंग पेयर कहेंगे, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 96। टॉगल मैकेनिज्म इज़ नॉट यूज्ड। सबसे पहले आपको जानना चाहिए टॉगल मैकेनिज्म क्या होता है। टॉगल मैकेनिज्म में इसमें क्या होता है, इस तरीके से एक मैकेनिज्म होता है, ठीक है। ये इस तरीके इधर मूव करता है तो ये हाई प्रेशर यहाँ पे जनरेट होता है, तो इसका हम यूज़ करते हैं स्विचेज में करते हैं, एम्बॉसिंग में यूज़ करते हैं, स्टोन क्रशिंग में यूज़ करते हैं। गियर कटिंग में जो है टॉगल मैकेनिज्म का यूज़ नहीं करते हैं, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 97। ये भी एक न्यूमेरिकल, इसमें अगर वाटर इज फ्लोइंग इन ए पाइप of 200 centimeter diameter under pressure, head of 10,000 centimeter, thickness of the pipe wall is 0.75 centimeter. Tensile stress in pipe wall in megapascal, तो क्या हो जाएगा आपको 130.5 megapascal. Now question number 98. Maximum efficiency of heat engine is produced by. तो मैक्सिमम एफिशिएंसी जो हीट इंजन का प्रोड्यूस होता है किससे प्रोड्यूस होता है, कार्नोट साइकिल से। नाउ क्वेश्चन नंबर 99. At dash point in a flow field, the components of the velocity vector are identically zero stagnation point पे। मान लीजिए फ्लूइड फ्लोट किसी पाइप से हो रहा है, ठीक है, इसमें अगर पिटा ट्यूब यूज कर देते हैं तो ये जो इसका टिप पॉइंट होता है उसी पॉइंट पे जो है स्टेगनेशन पॉइंट होता है, और इस पॉइंट पे क्या होता है, वेलोसिटी 0 हो जाती है। करेक्ट ऑप्शन आपका हो गया 3। नाउ यूजिंग ए डायनमोमीटर डैश पावर ऑफ एन IC इंजन इज डिटरमाइंड। कौन सा पावर डिटरमाइन करते हैं, डायनमोमीटर से, तो यूज़ करते हैं इसका ब्रेक पावर मेजर करने के लिए। तो ये इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। आप लोगों को बहुत मेहनत करनी चाहिए क्योंकि NHPC का एग्जाम बहुत क्लोज हो गया है, तो ज़्यादा और IPL के चक्कर में बिल्कुल ना पड़ें। अच्छे से प्रैक्टिस करिए और वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। और कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, ठीक है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।